नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मशहूर बांसुरी वादक राकेश चौरसिया आज चक्रधर समारोह में अपना हुनर दिखाएंगे। चौरसिया रायगढ़ पहुंच गए हैं और प्रेस से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि शासन को चाहिए कि हर स्कूल में संगीत की क्लास लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत का आप सब सपोर्ट करिए और सुनिए कि हमारा शास्त्र क्या कहना चाहता है। शास्त्रीय संगीत एक हेरिटेज म्यूजिक है जो कि जिंदगी में आगे रखता है। कलाकार नहीं है अंदर कला को आज भी थोड़ा इतना उत्साह नहीं करते। आज फॉरेन कंट्री में क्यों करते? जिसका स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स में डालते हैं। यहाँ हर माँ बाप को चाहिए कि हर आदमी, हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए। सभी डॉक्टर बन जाएगा तो पेशेंट कौन बनेगा? तो ये कला निकालने वाले भी घर में पहले माँ बाप का कि इसका इंटरेस्ट किसमें, इससे तो कलाकार आप बताइए ना, गिने चुने हर कोई नहीं बन सकता। थोड़ा अपने कर्म, थोड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नहीं तो हर कोई गाना बजाना करता। आवाज गूंज पहुंचना चाहिए शास्त्रीय संगीत, ये बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी रियलिटी शोज होते हैं, उसमें हर लोग को गाना गाना है क्योंकि टीवी पे आ रहा है, पर एक होना चाहिए कि अपनी वॉइस उस प्लेबैक सिंगर के लायक है कि नहीं। तो लोग इसलिए थोड़ा इंस्ट्रूमेंट से हटे जा रहे थे कि भाई हमको गाना सुनना है। पर मैंने उनको कहा कि अगर आपका दिमाग और हाथ चलता, अगर सब गाना गाएंगे तो साजिंदे कहां से होंगे? उतना ही फ्लूट, उतना ही तबला, उतना ही हारमोनियम, उतनी सारंगी की जरूरत है। मगर आपको अगर सिर्फ टीवी में जाना है तो एक्टिंग करिए, मगर एक वॉइस क्वालिटी तो होना चाहिए। तो यही एक कोशिश है कि हर एक बच्चे तक शास्त्रीय संगीत पहुंचना चाहता है। मैं ये कहना चाहूँ कि आप कोई भी म्यूजिक करिए, पर आज हम जैसे दुनिया भर में जाके बजाते हैं, बाकी इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ बजाते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक ग्राउंड है, तो बुनियाद थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो वो उनके माँ बाप में फोन करना शुरू करेंगे, बच्चा थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा है कि उसको मेरा सीखना बंद हो गया, जो सही सीखना चाहते हैं। तो कंटिन्यूटी में भी रहने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। वही हुआ लॉकडाउन में, कुछ लोग ने एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया उन्होंने, और कुछ लोग रियाज अच्छा कर लिए बैठ के कि उस चीज को यूटिलाइज किया जाए, तो काम हो गया। कुछ लोग का रियाज छूट गया, किसके लिए भेजेंगे पता नहीं, खुलता भी है कि नहीं। तो वो आप पे डिपेंड है, आप कितना स्ट्रांग हेडेड है कि आप फोकस कितना। तो ये लॉकडाउन में शुरू हुआ, उसके बाद लोग को अच्छा लगने लगा म्यूजिक घर बैठे बैठे सीख सकते, उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे तो लगता है अच्छा कि कितने सीखने वालों को घर नहीं चल रहा है। अब जो सीखने वाला है, सिखाने वाला है घर चल रहा है। अब सीखने वाला ऐसा हॉबी ले रहा है तो वो वही करती है, क्योंकि बहुत से इंजीनियर डॉक्टर भी आदमी दे सकते हैं। शांति पे सीखना चाहिए और जरूरी नहीं है। मुझे लगता है हर आदमी को बांसुरी बजाना चाहिए। जिसमें बांसुरी प्लेयर को मुझे अभी तक पता नहीं किसको कोविड हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस ही एक योग है अपने आप में। तो ऑनलाइन का गलत नहीं है, पर आप ये कुछ लोग ऐड देते कि मैं आपको 6 दिन में सिखा दूंगा, वो मुझे समझ में नहीं आया। अभी तक हम लोग जिंदगी एक लाइफ का इसलिए जो नए बच्चे आते हैं एकदम रेडी हो गए, पक्का ये है कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छी मेहनत की, वो अपना साथ में स्टॉक लेके आए। जो आज मेरा चक्रधर समारोह में कार्यक्रम है, आप सब लोग से निवेदन है कि जरूर आइए, शास्त्रीय संगीत को सपोर्ट करिए और सुनिए कि हमारा शास्त्र क्या कहना चाहता है। ये हमारा एक बहुत हेरिटेज म्यूजिक है जिसे हमें जिंदगी भर रखना है। हम, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूजन और रिमिक्स के दौर में शास्त्रीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को कहाँ पाते हैं? रिमिक्स और ये इस दौर में भी मैं शास्त्रीय संगीत को ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि इस शास्त्रीय संगीत की वजह से हमारे देश में 2 ग्रामी अवार्ड हैं। तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। और किसी किस्म का भी म्यूजिक हम करना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी बुनियाद को मजबूत करता है। एक बार बुनियाद मजबूत हो गई, उसके बाद कोई भी संगीत बहुत मुश्किल नहीं।
कंसर्ट जो है बात करें थोड़े से कम हो रहे हैं, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को और प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल कम। मैं कल भुवनेश्वर में बजाया हूँ, आज रायगढ़ में बजा रहा हूँ, कैसे पहुंचा वो नहीं बताऊंगा जी। परसों में सूरत में बजा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल कम नहीं हुआ। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है? यही हो सकता है कि पेपरों में इतना नहीं आता होगा, इसलिए लोग को पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट से यही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर स्कूल में संगीत का क्लास होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी कलाकार बने, पर एक कला को कैसे अप्रिशिएट करना, उसे कैसे सुनना है, वो भी आना चाहिए। और भले बच्चा की संतुलित संगीत से अच्छा होता है अगर वो 99% ले भी आया और अगर डिप्रेशन में चला गया तो कोई मतलब नहीं। तो जरूरी है संगीत कहीं ना कहीं, पहले हमारे स्कूल में था, हफ्ते में 2 दिन क्लास होता था, हम जाके सुनते थे, कुछ नहीं, जरूरी है। मगर वो संगीत से आदमी के दिमाग की स्थिति काम होता है, मेमोरी बढ़ती है, एक खुश रहता है हमेशा। इससे संगीत जरूर होना चाहिए। और वहीं नौकरी के नाम पर शहर में युवाओं के साथ की जा रही लाखों की धोखाधड़ी। जी हां, प्रशासन के नाक के नीचे एक निजी संस्था कर रही है कृत्य। ताजा मामला आपको बता दें जगदलपुर शहर से है, जहां पर स्थित एक निजी संस्था मां दंतेश्वरी सेवा आश्रा जगदलपुर के द्वारा मार्च 2024 में लगभग 1820 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है तथा हर पद के लिए 300 से 450 रुपए निर्धारित आवेदन शुल्क रखा गया, जिसमें कि बस्तर संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे, जिससे कि सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने आवेदन शुल्क सहित जमा किए थे। लेकिन आपको बता दें, वर्तमान स्थिति में देखें तो किसी भी बेरोजगार युवाओं को मां दंतेश्वरी सेवा आश्रा जगदलपुर में नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाया है। वहीं हमारे संवाददाता के द्वारा जब मां दंतेश्वरी सेवा आश्रा जगदलपुर संस्था के बारे में पड़ताल की गई, तब पता चला कि संस्था का पंजीयन 2018 में सहायक पंजीयन कार्यालय जगदलपुर में हुआ है। मां दंतेश्वरी सेवा आश्रा नाम की एक एनजीओ है जगदलपुर में, जिनके द्वारा मार्च 2024 में कुल 5 पदों के लिए 1820 पद हेतु संविदा नियुक्ति निकाली गई थी, जो आज दिनांक तक किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया उससे नहीं की गई। जब इसके बारे में पता किया गया मेरे द्वारा, तो पता चल रहा है कि वो संस्था आज तक जमीनी स्तर पर कोई ऐसी सेवा कार्य उसने की ही नहीं है, क्योंकि एनजीओ का कार्य ही होता है लोकहित में लोक सेवा का कार्य करने का। लेकिन जब उन्होंने ये फॉर्म निकाला था, तो पहली तो बात उन्होंने आवेदन शुल्क निर्धारित किए थे, जिसमें 450, 350 और 300 रुपए का शुल्क निर्धारण था। अब आज की तिथि में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और साथ ही कोई भी शासकीय पद पर अगर भर्ती होती है तो उसमें ज्यादातर अनुभव मांगा जाता है। लेकिन अनुभव क्योंकि बेरोजगारों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से ही मिलता है, तो लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और कहीं न कहीं इस संस्था द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी में बहुतों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से मेरे ही जानने वाले बहुत लोग हैं, जिनके द्वारा जब मुझे ये बताया गया कि आज दिनांक तक भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया वहां पर नहीं हुई है, तो मैंने इस पर जब छानबीन की तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि इस संस्था ने जहां से रजिस्ट्रेशन करवाई है, वहां आज से 1.5 साल पहले मतलब 31 जनवरी 2023 को इनको नोटिस जारी हुआ है कि ये अपने क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इन पर उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जानी है। और आज तक भी उन्होंने उस नोटिस का कोई संतुष्टिजनक उत्तर उस विभाग को नहीं दिया है। अब इससे ये पूरी तरह से ये सिद्ध होता है कि ये संस्था कहीं न कहीं भोले भाले मासूम बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति करवाएगी कि 2023-24-25 के लिए उन्होंने नियुक्ति निकाली है, तो आधा सत्र तो निकलने को है। इस हेतु मैंने कल कलेक्टर महोदय को इस संबंध में एक शिकायत पत्र दी है और आशा करती हूँ कि वो इस पर जल्दी संज्ञान लेते हुए इस संस्था के ऊपर कार्यवाही करेंगे। एक शिकायत आवेदन पत्र जो है जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। जांच के लिए जो प्रक्रिया है वो शासकीय प्रक्रिया के अनुसार जांच करके जांच प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया। एनजीओ के द्वारा क्या समस्त दस्तावेज जमा किए थे समय पर, आपके द्वारा भी कोई नोटिस दिया गया? एनजीओ को जो है 2018 में ऑनलाइन पंजीकृत समिति है और समिति के द्वारा जो है
अधिनियम की धारा 27 28 के अधीन वार्षिक जानकारी देना रहता है, समिति की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इतनी बड़ी यहाँ पर भी आपको जानकारी देते हैं कि 1800-1900 भर्तियां हो रही हैं। ये एक एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्ट्रेशन में जो उद्देश्यों के लिए है पंजीकृत की गई है, उसमें ऐसा कहीं कोई अभी भर्ती वगैरह का तो हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उनके द्वारा कोई भर्ती वगैरह की जाना है कि पंजीकृत समिति है, पंजीकृत समिति में बायलाज और मेमोरेंडम होता है। आज 8-9 महीने हो गए, उस प्रक्रिया नहीं होने के बाद, जैसे आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच के बाद इनको क्या, एनजीओ को क्या आदेश जारी होगा? जो भी आदेश पंजीयक महोदय से या शासन से होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। मां दंतेश्वरी सेवा से जो आप नाम बता रहे हैं और 1800 से अधिक वैकेंसियों की चर्चा आप जो कर रहे हैं, इस संबंध में कोई लिखित मौखिक जानकारी इस कार्यालय में संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। कभी कोई एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एक बार भी कहीं संपर्क किया गया है उनके पास? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझसे संपर्क नहीं किया गया है। 5 वर्षों से वो कार्यरत बता रहे हैं, तो कभी 5 वर्षों में कभी नहीं। और वही भगवान बलराम जयंती किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बलराम भगवान की, बलराम भगवान की, जय जवान, जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में, जिसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा निर्मित इस सभागार में हम सब लोग ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ श्री विमल चावड़ा जी, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, और जिनका हम सब लोग प्रेरक उद्बोधन सुने, ऐसे आदरणीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, श्रीमती सहला निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री सारांश मित्तर जी, विशेष सचिव कृषि विभाग, श्री एस जगदीशन, संचालक उद्यानिकी विभाग, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, हमारे कृषि वैज्ञानिक मन, और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान भाई मन जुड़ीन हैं ऑनलाइन, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ जन मन उपस्थित हैं,
ऐसे सब के मैं जोहार करत हूं, सबके मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबकर ले पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे, मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूं। एकर लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूं कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और एक कृषि विश्वविद्यालय ला जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करीन है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाई मल्ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूं और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में उमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हैं मंच में, तो उमन के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमारे किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के शिल्पकार हैं जो हमेशा अपन कंधा में हल ला नांगर ला बोहे रहते और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयास होते। हमारे कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं न कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है और आज एक बाद में पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबर और मैं समझता हूं कि कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूं। हमार कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है, हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हमन किसान मन बर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूं। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस। पहले हमार किसान मंठन खेती करे बर पूंजी नहीं होए, महाजन से हमन पूंजी लेत रहें और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़त रही से और कोऑपरेटिव बैंक मन के भी ब्याज इतना रही से कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम ब्याज में आज लोन की व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के ऊपर से लाभ लेते हैं। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहे लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। आज किसान मन के आयला दोगुना करे बर
हमारे देश के आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी विभिन्न उपाय करते हैं। एक तो कृषि मंत्रालय के नाम ही वन बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दी। आज किसान चैनल से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उद्यानिकी में जोर, पशुपालन में जोर, मत्स्य पालन में जोर, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच चलत है ताकि किसान मन के आय दोगुना हो। और जैविक खेती ला भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। हमारे कुलकर्णी जी भी बताइन और मैं भी बताता हूं कि प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी कही है कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह विधि सभी लोगों के सुखी और स्वस्थ रहने की भावना को भी साकार करेगी। ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में है। तो ये लगातार प्रयास सरकार की तरफ से चलत है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी 8 महीना में जो किसान मन बर करी से हमारे कृषि मंत्री जी ओला बतात रही ने 2 साल के बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमन करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत देहे हन और अंतर के जो राशि रही 13,320 करोड़ रुपया ओला भी एक मुश्त देहे के काम हमारी सरकार करी से और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई से। और अभी जो बजट 2024-25 के हमन पास करे हन उनमें 2200 करोड़ रुपया हमन सिंचाई पर रखे हन ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे और 350 योजना सिंचाई की योजना ये 2200 करोड़ रुपया में बनने वाला है। और एकर से हमारे प्रदेश के 35,600 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई आज जो है ओकर से अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हुई। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के जो जल संसाधन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी उमन से मैं कहे हो कि हमारे जो पुराना सिंचाई योजना है आज कई योजना पूरा डैमेज है। कहीं केनाल टूट गई तो कर देखैया कोई नहीं, कहीं सिल्ट जमा होगी तो कर देखैया कोई नहीं, कहीं गेट खराब होगी से तो कर देखैया कोई नहीं। तोला में कहे हो कि पहले एला भी आपन देखवाओ, हमारे जितना पुराना सिंचाई की योजना है वो भी दुरुस्त होना चाहिए और वो दुरुस्त हो जाही तब भी हमारे किसान मन के सिंचाई के रकबा बढ़ जाही। ऐसे में हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री से मैं कहे हूं। और हमन के एक और सरकार की योजना है जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमनला भी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उमनला 10,000 रुपया निःशुल्क में देहे के मतलब ओकर कोई वापसी नहीं होही। ऐसे भी हमार ये सरकार सोचत है आने वाला समय में ओला भी हमन क्रियान्वयन करबो। तो इस तरह से ये सरकार ध्यान देते। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार के बहुत जोर है। अगर हमन किसान के आय दुगुना की बात करथन तो उद्यानिकी में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में ये भी जोर देना पड़ी और सरकार ओकर लिए भी चिंता करत है। और मैं अंत और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे कुलकर्णी जी जो बात सरकार के लिए रखी है निश्चित रूप से आपके विचार के मैं स्वागत करता हूं और वो क्षेत्र वो दिशा में हमारे सरकार सोची। और अंत में ये जो कार्यशाला है आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये सफल हो और हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गोवंश आधारित खेती ला बढ़ावा मिले और हमने जो धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में और यहाँ के सभी किसान खुशहाल हों ऐसा हम सब मिलकर करबो। यही मैं अपेक्षा करते हुए और पूरे प्रदेश से आए किसान बंधु मल्ला और जो 26 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे अन्नदाता भाई बहनी मन जुड़ी नहीं वो सबला और हमारे नेता मल्ला, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी मल्ला सबला फिर से एक
अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।